और हम लोग आज टॉपिक डिस्कस कर रहे थे आगे। हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, बोर्ड दिख रहा है। टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे विजयनगर बनाम बहमनी, और मैसूर को हम लोग देख रहे थे कि मैसूर कैसे अस्तित्व में आता है, और मैसूर के बारे में हम लोग बैकग्राउंड ले रहे हैं। यानी कि मैसूर कभी भी आपको पढ़ना है तो मैसूर के लिए आप मेडिवल में आओगे पहले, यानी कि मेडिवल इंडिया से निकलकर फिर मॉडर्न इंडिया में आओगे। आगे सही, रेडी? तो मेडिवल से हम लोगों को बैकअप लेना पड़ेगा, फिर मॉडर्न इंडिया में हैदर अली और टीपू सुल्तान को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हैदर अली टीपू सुल्तान कहाँ है? 18वीं शताब्दी में है, और हम लोग जहाँ चल रहे हैं बिल्कुल जो है ये 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, फिर 18वीं शताब्दी। यानी कि मैसूर अस्तित्व में कैसे आएगा तो आप देखोगे उसके लिए कि एक तो तालीकोटा का युद्ध हो जाता है, और फिर आप देखोगे कि बहमनी साम्राज्य जो है 5 भागों में विभाजित हो जाता है, यानी कि 5 भागों में बढ़ जाता है बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य आप देखोगे तो बहमनी साम्राज्य के 5 भाग हो जाते हैं, यानी कि बरार और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। यानी कि क्रमशः आप देखोगे तो ये दक्कन में 5 सल्तनत, यानी कि दक्कन में आप देखोगे तो 5 ये राज्य हैं जो अलग हुए हैं बहमनी से। और तालीकोटा के लड़ाई में बरार को छोड़ दिया जाए तो 4, यानी कि 4 राज्य भाग लिए। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर ने भाग लिया बरार के युद्ध में, और जो है इसमें तालीकोटा के युद्ध में बरार शामिल नहीं हुआ। और इसी तालीकोटा के युद्ध के बाद आप देखोगे एक बहुत बड़े साम्राज्य का पतन हो जाता है, जो कि जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित हुआ था। एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसका समापन हो जाता है। और यहीं पर आप देखोगे कि एक राजा हुआ करते थे वेंकट सेकंड के ही समय में 1612 ईस्वी में आडियार नदी के तट पर वाडियार वंश की स्थापना होती है। ये डायनेस्टी है, वाडियार वंश की स्थापना होती है। और इसी वाडियार वंश में आप देखोगे आगे चल के हैदर अली और टीपू सुल्तान के द्वारा शासन किया जाएगा। और इसी जो है वाडियार वंश में एक राजा हुआ करते थे, अंतिम राजा थे चिक्का कृष्णराज द्वितीय करके थे। और चिक्का कृष्णराज द्वितीय के ही 2 मंत्री हुआ करते थे, एक नंजराज थे और एक देवराज थे। ये 2 मंत्री हुआ करते थे, जिसमें आप देखोगे कि ये वित्त मंत्री हुआ करते थे, और आगे चल के ये प्रधानमंत्री भी हो जाएंगे, सर्वा हो जाएंगे। और ये सेनापति हुआ करते थे। और इसी नंजराज की सेना में ही हैदर अली का उदय होगा, यानी कि एक घुड़सवार सैनिक के रूप में आप देखोगे हैदर अली का उदय होता है। और मैसूर की जो स्थिति है 1704 ईस्वी में औरंगजेब के समय में चिक्का देवराज रहते हैं, जो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि 1704 के आसपास औरंगजेब का समय था। और उसके बाद आप देखोगे कि 1721 ईस्वी में बूंदी कोट में हैदर अली का जन्म होता है, यानी कि बूंदी कोट में हैदर अली का जन्म होता है 1721 में। और इसके बाद आप देखोगे कि 1749 के आसपास हैदर अली जो है नंजराज के सेना में एक घुड़सवार सैनिक के रूप में उदय हो जाता। यानी कि यहाँ से हम लोग स्टोरी डेवलप करेंगे। और अंतिम महत्वपूर्ण शासक विजयनगर का वेंकट सेकंड था, जिसके शासनकाल के दौरान ही 1612 ईस्वी में
आडियार नदी के तट पर वाडियार वंश की स्थापना होती है और वाडियार वंश में अंतिम राजा चिक्का कृष्णराज द्वितीय रहते हैं, जिनके 2 मंत्री हुआ करते थे और इसी में नंजराज के द्वारा सर्वा भूमिका निभाई जाती थी और नंजराज पीएम बन गए थे और नंजराज के पावर सब कुछ अपने हाथ में ले लिए थे और यहीं पर एक घुड़सवार सैनिक के रूप में हैदर अली का उत्कर्ष होता है। अब यहाँ से हम लोग इस स्टोरी को डेवलप करेंगे कि कैसे कैसे इस स्टोरी को हम लोग लेके चलेंगे। अब यहाँ से आप देखोगे तो हैदर अली का उत्कर्ष होगा, यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो पूरा क्षेत्र है, यानी कि यहाँ आप देखोगे तो हैदर अली का एक घुड़सवार सैनिक के रूप में उत्कर्ष होता है। यानी कि ये जो इलाका है, यानी कि इसको थोड़ा सा अगर आप मैप में ध्यान दोगे तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण स्थिति आपको लोकेट होगी, समझ में भी आएगी। ऐसी समझ में जल्दी नहीं आएगा। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का मैप आपको ध्यान में रखना है कि कैसे आप यहाँ आप देखो कि बंगाल में, यानी कि बंगाल में अंग्रेजों की क्या पोजीशन है। यहाँ तक आते आते जहाँ तक आप पहुँचोगे, यानी कि यहाँ आप देखो तो यहाँ जो स्थिति है ये मैसूर की स्थिति है। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा मैसूर का बनेगा, मैसूर का हिस्सा बनेगा, मैसूर का है। और इधर आप देखोगे तो इधर वाला जो हिस्सा है ये मराठों का है, ये मराठवाड़ा है, मराठों का हिस्सा है, मराठा साम्राज्य है। इधर जो हिस्सा है आप देखोगे ये निज़ाम का हिस्सा है, निज़ाम का है। और इधर हमने बताया ही था कि उत्तरी सरकार वाला हिस्सा है। और ये जो है यहाँ पर मद्रास, और यहीं पर आप देखोगे पौंडीचेरी है। पौंडीचेरी में आप देखोगे फ्रेंच हैं, फ्रेंच हैं। और यहाँ जो इलाका है यानी कि कोचीन है और त्रावणकोर है, त्रावणकोर का इलाका है। और यहीं पर आपका कोचीन बंदरगाह, कालीकट कोचीन वाला इलाका, केरला वाला। तो एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है कि जो मद्रास है, यानी कि बंगाल में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेने के बाद सरकार मद्रास में अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चाह रही। और इधर आप देखोगे तो बम्बई का क्षेत्र, यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी है। तो एक तो मद्रास प्रेसिडेंसी है और एक बम्बई प्रेसिडेंसी है। और मेन प्रेसिडेंसी कौन है? बंगाल प्रेसिडेंसी। और इस बंगाल प्रेसिडेंसी का जन्म कब हुआ था? 1700 ईस्वी में। आप देखे होंगे कि 1700 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का जन्म हो गया और 1757 में प्लासी के बाद इसकी स्थिति स्ट्रांग होने लगती है। और बक्सर के बाद, इलाहाबाद की संधियों के बाद आप देखोगे तो बंगाल में इनकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है। यानी कि यहाँ अगर पोजीशन इनकी देखा जाए बंगाल में, तो एक तो प्लासी को याद रखना है, प्लासी के युद्ध के बाद और बक्सर के युद्ध के बाद, यानी कि 64 में बक्सर के युद्ध के बाद। और इलाहाबाद की संधि हो जाती है 1765 में। वहाँ इनको दीवानी भी मिल जाता है, यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के ये दीवानी वसूल करने का अधिकार इनको मिल जाता है। यानी कि काफ़ी जो है स्थिति इनकी स्ट्रांग हो जाती है। और उसी के बीच में आप देखोगे कि एक पानीपत का तीसरा युद्ध होता है जिसमें मराठों की ताकत विघटित हो जाती है। यानी कि ये चारों शक्तियां जो है, मद्रास में EIC है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अपना विस्तार करना चाह रही है। तो जाहिर सी है कि बात है कि ये अपना विस्तार करना चाहेगी तो इधर करना चाहेगी, इधर करना चाहेगी। मैसूर अपना विस्तार करना चाहेगा तो इधर करना चाहेगा, इधर करना चाहेगा। यानी कि सबसे मुख्य लड़ाई क्या है? साम्राज्यवाद को लेकर है। सब अपने अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाह रहे हैं, तो एक दूसरे की दुश्मनी एक दूसरे से होगी, इसको समझना है। क्योंकि आंग्ल मैसूर जब लड़ाई होगी तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो जाती है? मराठों और निज़ाम की हो जाती है कि ये जो है किसके साथ तिकड़ी बनाते हैं। तो आप देखो कि कभी ये हैदर अली के पक्ष में रहते हैं, कभी टीपू सुल्तान, कभी अंग्रेजों के पक्ष में रहते हैं। ढुलमुल नीतियाँ, यानी कि कभी आप देखो कि मराठे, निज़ाम और मैसूर मिलकर
अटैक नहीं करते हैं अंग्रेजों पर। ये अंग्रेज काबिले तारीफ भूमिका निभाते हैं यहाँ, और इनको ऐन मौके पर अलग थलग कर देते हैं, या तो फिर अंग्रेजों की तरफ से ये लड़ेंगे, ऐसी परिस्थितियां ये बना देंगे यहाँ पर। तो आप देखो कि महत्वाकांक्षी स्थिति हो रही है, क्योंकि मद्रास में आप देखोगे तो मद्रास में जो जॉर्ज किला है, यानी कि मद्रास में अगर आप देखोगे तो मद्रास में जो फैक्ट्री स्थापित हुई, यानी कि अंग्रेजों ने जो किला मद्रास में जो बनवाया था, जो यहाँ पर कारखाना डाला था, वो 1639 का है, मद्रास की जो स्थापना किया। और मद्रास की स्थापना भी किससे छीन लिया मद्रास? तो वही जो है विजयनगर के लास्ट शासक थे, जो है बेंकेट थर्ड से मद्रास को इन्होंने ले लिया। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ अपनी स्थिति को वो स्ट्रांग करना चाह रहे हैं। और यहाँ आप देखोगे तो एक कर्नाटक युद्ध हो रहा था। कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोग पूरा पढ़े हैं, ये वाले पोर्शन में कर्नाटक की लड़ाइयाँ हुई। यहीं पर आप देखोगे तो अर्काट मिलेगा आपको, अर्काट, और इधर आपको मिलेगा मंगलोर, यानी कि मंगलोर मिलेगा, और इधर बंगलोर है, यहाँ मंगलोर एक मिलेगा, तटवर्ती इलाका है, जब मंगलोर की संधि होगी मंगलोर मिलेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मद्रास में आप देखो तो कर्नाटक युद्ध होता है, कर्नाटक युद्ध होता है। और इस कर्नाटक युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं? एंग्लो फ्रेंच लड़ाई, यानी कि आंग्ल और फ्रांसीसियों के मध्य ये लड़ाई होती है। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष है, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को ही हम लोग कहते हैं क्या? कर्नाटक युद्ध, क्योंकि इस रीजन में हुआ, कर्नाटक क्षेत्र में हुआ। और ये रीजन जो है कर्नाटक क्षेत्र इधर है, कोरोमंडल क्षेत्र में, और आधुनिक कर्नाटक आप देखोगे तो इसको काट के बनाया गया पूरा, तो इधर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जिसकी राजधानी अर्काट हुआ करती थी। और ये लड़ाई जो है आप देखोगे तो 16 यानी कि 1743 से लेकर 1763 के मध्य, यानी कि 3 अंतरालों में ये लड़ाई होती है। पहला आंग्ल कर्नाटक, यानी कि पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध और तीसरा कर्नाटक युद्ध। यानी कि पहले आंग्ल फ्रांसीसियों के मध्य संबंध स्थापित रहता है, बहुत बेहतर संबंध रहता है, यानी कि एंग्लो फ्रेंच रिलेशन चेंज इनटू वॉर, यानी कि आंग्ल फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष हो जाता है। और ये संघर्ष आप देखोगे तो इस एरिया में होता है, और इस एरिया में होता है, और अंततः इनकी विजय होती है। और 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हो जाता है। यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्स-ला-शापेल की संधि से होती है, क्योंकि ऑस्ट्रिया के वॉर ऑफ सक्सेशन को लेकर हुआ था, इसलिए उसका एंड भी विदेश में ही होता है। दूसरे में आप देखोगे कि पांडिचेरी के संधि से समाप्त होता है। और तीसरा जो युद्ध है वो पेरिस के संधि से समाप्त होता है 1763 में। लेकिन उससे पहले ही इनका सितारा जो है समाप्त हो जाता है भारत में फ्रांसीसियों का। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक वांडीवास की लड़ाई हो जाती है, और 1760 में वांडीवास की लड़ाई में, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की ताकत विघटित हो जाती है। यानी कि फ्रेंच जो है बुरी तरह पराजित हो जाते हैं अंग्रेज़ों से। फ्रेंच पराजित हो जाते हैं अंग्रेज़ों से, और इनका सितारा भारत में ख़त्म हो जाता। तो ये कहीं ना कहीं हमें रिमार्केबल डेट है, इसको याद रखना है। यानी कि इस समय के घटनाओं का अगर हम लोग अवलोकन किया जाए तो एक तो प्लासी का युद्ध है, प्लासी और बक्सर के बीच में ही सारे युद्ध हो रहे हैं, इसीलिए बक्सर के युद्ध को हम लोग मोस्ट डिसेसिव बैटल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। क्योंकि बक्सर के युद्ध ने ये निर्णय कर दिया कि भारत में कौन शासन नहीं करेगा। ये निर्णय नहीं किया कि भारत में कौन शासन करेगा, वरन ये निर्णय कर दिया कि भारत में कौन शासन नहीं करेगा। क्योंकि बक्सर के युद्ध में आप देखें 3 अखिल भारतीय ताकतें पराजित हुई, तो वो शासन नहीं करेंगे। यानी कि अवध का जो नवाब है शुजाउद्दौला वो शासन नहीं करेगा, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय वो शासन नहीं करेगा।
बंगाल का पदमुक्त नवाब है मीर कासिम, वो शासन नहीं करेगा। पानीपत का तीसरा युद्ध है, मराठियों की ताकत विघटित हो गई है, वो शासन नहीं करेंगे। 1760 में वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसियों की ताकत विघटित हो गई है, वो शासन नहीं करेंगे। 1759 में जो चिंसुरा या बेदारा का युद्ध हुआ, उसमें डचों की ताकत विघटित हो गई है, इसलिए वो शासन नहीं करेंगे। तो शासन करेगा कौन? यानी कि तस्वीर क्लियर है, शासन करेगा कौन? अंग्रेज करेगा। और ऐसे ही समय में जब अंग्रेज महत्वाकांक्षी हो रहे थे और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति जन्म ले रही थी, ब्रिटेन में आप देखोगे तो औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जन्म ले रही। ऐसे समय में उनको कच्चे माल की ज़रूरत है, बने बनाए माल के लिए मार्केट की ज़रूरत है, उनको धन चाहिए ताकि जो बुलियन ले आ रहे हैं, सोना चांदी लेके आ रहे हैं, हमारे बाजार की वस्तुओं को खरीद रहे हैं, वो रुक जाए। तो ऐसे में वो क्या करेंगे? हमारे धन से हमारी वस्तुएं खरीद कर अपने मार्केट में ले जाएंगे। तो उपनिवेशवाद के विविध चरणों को हमेशा याद रखना है। अगर कॉलोनियल सिस्टम आपको याद नहीं होगा तो मॉडर्न इंडिया में आप नहीं चल पाओगे, क्योंकि ग्लोबल हिस्ट्री हो जाएगी। अभी तो जब हम लोग 1857 के विद्रोह के बाद आएंगे तो आप देखना एकदम ग्लोबल हिस्ट्री हो जाएगी पुनर्जागरण से, क्योंकि पुनर्जागरण पढ़ने से पहले जब ग्लोबल पुनर्जागरण मालूम होगा तब भारत में आप कर पाओगे, नहीं तो उसको पढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये चीज़ दिमाग में रखना कि एक तरफ तो आप देख रहे हो कि 1764 तक यानी कि बक्सर के युद्ध तक काफ़ी तस्वीर क्लियर है, और उसी में हैदर अली आएंगे 1761 में। आप देखोगे कि 1761 में हैदर अली की ताजपोशी होगी मैसूर में। तो ये चीज़ हमें पहले याद रखना है कि उस समय की तत्काल पोजीशन क्या है, क्योंकि मराठों से भी युद्ध होगा, मैसूर से भी युद्ध होगा। आपने देखा कि आंग्ल मराठा लड़ाई भी होगी, क्योंकि उनको कच्चे माल की भी ज़रूरत है। और ऐसे ही में आप देखोगे कि इसी दौरान जो है 1776 में अमेरिका की क्रांति हो जाएगी, अमेरिका उनके हाथ से निकल जाएगा। तो यानी कि ग्लोबल सिचुएशन भी हमें ध्यान में रखना है कि उनकी ग्लोबल आवश्यकता क्या है। और कल हमने बताया भी था, एक लेक्चर में आपको हमने बताया था जब मराठा पढ़ा रहा था, कि अंग्रेजों ने एक तिकड़ी बनाया था। और पूरा आप अमेरिका देखोगे तो अमेरिको वेस्पूची के नाम से अमेरिका का जो नामकरण हुआ या अमेरिका जो उपनिवेश बना, अमेरिका में मैक्सिमम आबादी कहाँ से थी? यूरोपियन कंट्री से जाकर बसी हुई थी। रेड इंडियन तो बहुत कम थे, यानी कि मैक्सिमम आबादी आप देखो तो ब्रिटेन की जाके बसी हुई थी, और वहाँ जाके अत्याचार ये करने लगे। और जब वहाँ अत्याचार करने लगे तो वहाँ क्रांति हो गई, और उस क्रांति में साथ किसने दिया? फ्रांसीसियों ने दिया, क्योंकि उनके सामने क्या दिखाई दे रहा? वांडीवास की लड़ाई। और वांडीवास की लड़ाई में आप देखोगे कि अंग्रेजों ने बुरी तरह इनको दौड़ा दौड़ा के इंडिया में मारा, और बुरी तरह इनका जो है विघटन हुआ ताकत। अब जब वांडीवास की लड़ाई में ये पराजित हो गए तो ये अंग्रेजों के जितने दुश्मन थे ये इनके दुश्मन बन गए, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान भी उभर कर आएंगे। यानी कि वांडीवास की लड़ाई को ध्यान रखना है। और वांडीवास की लड़ाई के बाद भी इनको अवसर मिल गया कहाँ? अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। यानी कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में आप देखोगे तो फ्रांसीसी कमांडर इन चीफ रहता कौन? लाफायत। और फ्रांसीसी कमांडर इन चीफ लाफायत ने इनकी मदद किया, जिसके कारण इनकी विजय मिली। यानी कि कहीं भी ग्लोबल लड़ाई हो जाए और एक तरफ अगर अंग्रेज है तो एक तरफ फ्रांसीसी जरूर होगा। तो इन लड़ाइयों को पूरा संदर्भ रखते हुए तब हमें इस उत्कर्ष को देखना है और हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ना। तो अब आप देखो कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि यानी कि 1721 ईस्वी में बूंदी कोट में आप देखोगे हैदर अली का जन्म हो गया। हैदर अली का जन्म हो गया और 1728 ईस्वी में एक लड़ाई के दौरान इनके पिताजी मारे जाते हैं और बूंदी कोट में इनका जन्म होता है। और 1749 में एक घुड़सवार सैनिक के रूप में नंदराज की सेना में इनका उदय होता है। नंदराज की सेना में एक घुड़सवार सैनिक के रूप में इनका उदय होता है, घुड़सवार सैनिक के रूप।
इसके बाद आप देखोगे कि 1755 में अपनी योग्यता के बल पर ये डिंडीगुल ध्यान रखना आप, डिंडीगुल बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है। डिंडीगुल का ये फौजदार बन जाते हैं, यानी कि अपनी योग्यता के बल पर एक सामान्य घुड़सवार सैनिक हैदर अली 1755 ईस्वी में डिंडीगुल का फौजदार बन जाता है। और डिंडीगुल में ही फ्रांसीसियों के मदद से इन्होंने आधुनिक अस्त्रागार की स्थापना कर दिया। आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कर दिया, यानी कि आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कर दिया डिंडीगुल में। किसने? हैदर अली ने। अब पूरा मोर्चा संभाल लिया, यानी कि नंदराज के तरफ से पूरा प्रोटेक्शन ये देने लगे हैदर अली। और इसके बाद इन्होंने दो काम किया, एक तो आधुनिक प्रकार का यानी कि अस्त्र शस्त्र शस्त्रागार तैयार किया, और दूसरे अपनी निरक्षरता को दूर करने के लिए खांडे राव को अपना सलाहकार नियुक्त किया। बाद में खांडे राव प्रधानमंत्री बनते हैं, बाद में उनको हटा के सर्वे सर्वा बन जाता है हैदर अली। तो अब आप देखो कि हैदर अली का उत्कर्ष कैसे होता है, यानी कि फौजदार बनता है और डिंडीगुल में फौजदार बन जाता है और आधुनिक अस्त्र शस्त्र की स्थापना करता है और मदद किससे लेता है? फ्रांसीसियों से। लेकिन हैदर अली खुद में काबिल तारीफ था, यानी कि अग्रेसिव भी रहता था। लैंड आर्मी इसकी बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन जल सेना नेवी कमज़ोर थी। इसलिए आप देखोगे हैदर अली का कहीं कहीं कोटेशन आता है कि हम इन्हें थल पर तो नस्त नेस्त नाबूस्त कर सकते हैं, लेकिन क्या हम सागर पी सकते हैं? यानी कि आई हैव रूइंड देयर सोर्सेज ऑन लैंड बट वाई कैन आई ड्राई अप द ओशन। यानी कि हम उन्हें बर्बाद कर सकते हैं, हम उन्हें जमीनी धरातल पर तो बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन क्या हम सागर समाप्त कर सकते हैं? क्या हम सागर पी सकते हैं? यानी कि इस तरह की एक बात करते हैं। यानी कि आप देखोगे तो इनकी जल सेना जो है वो कमज़ोर है। और ऐसे ही में आप देखोगे कि 1761 में हैदर अली जो है, हैदर अली की ताजपोशी हो जाती है। यानी कि 1761 में हैदर अली मैसूर के सर्वे सर्वा बन जाते हैं। यानी कि अब अगर इस स्थिति को आप देखो कि यहीं से टर्निंग पॉइंट शुरू होगा, और सारी सिचुएशन को आप लोगों ने अध्ययन कर लिया है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब ये मैसूर के सर्वे सर्वा बनेंगे, यानी कि हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली और टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान यानी कि 1761 से लेकर 1782 तक हैदर अली रहेंगे, और 1782 से लेकर और 1799 तक टीपू सुल्तान रहे। ये दोनों बाप बेटे हैं, दोनों पिता पुत्र हैं, इनको समझना है। टीपू सुल्तान इनका शुरू से नाम था, और 1787 में इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण कर लिया, बादशाह भी बन गए। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे हैदर अली के साथ आप देखोगे युद्ध शुरू होगा। आशीष तो इस प्रकार से हैदर अली के साथ आप देखोगे 1761 में ये सर्वे सर्वा बन जाते हैं मैसूर का। इसके बाद आप देखोगे 63 तक ढेर सारी लड़ाइयाँ होती, 63 तक ढेर सारी लड़ाइयाँ होती हैं, जिसमें एक वेदनूर पर ये अधिकार कर लेते हैं, जो उधर मैसूर के क्षेत्र में था। यानी कि बहुत ढेर सारे इलाके इन्होंने अपने पोजीशन में ले लिया, जिसमें वेदनूर का जो किला था, यानी कि वेदनूर पर जो इन्होंने अधिकार किया, उसका नाम इन्होंने हैदर नगर रखा। यानी कि उसके बाद आप देखोगे 1764 ईस्वी में एक तरह से कह लीजिए एक लड़ाई होती है मराठों से, बली हली का युद्ध होता है, और उसमें इनकी पराजय हो जाती है। क्योंकि 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, उसमें मराठों की ताकत विघटित हो जाती है। और इसके बाद आप देखोगे तो मराठे जो है एक तरह से फिर इनका उत्कर्ष होता है, और माधवराव के नेतृत्व में। और माधवराव के बारे में कहा जाता है कि माधवराव ने
मैसूर से भी चौथ की वसूली किया और हैदराबाद के निजाम से भी चौथ की वसूली किया। तो उसी में वली अली की लड़ाई होती है और उसके बाद आप देखोगे तो एक संधि होती है 1765 में, जिसमें कह लीजिए इनको हर्जाना देना पड़ता है, 32 लाख रुपए इनको देना पड़ता है मराठों को। इसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे 1766 में अंग्रेज एक तिकड़ी बनाते हैं, यानी कि अंग्रेज इन्हें अपने पक्ष में कर लेते हैं। यानी कि आप एक तरह से देखोगे जो पहला युद्ध होता है, आशीष कहाँ गया आशीष, वो दे दो रिमोट, बंद कर दो ना। तो आप देखोगे कि यहां से जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि एक तरह से अगर हम लोग देखें यहां तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध होगा वो फर्स्ट, यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अगर हम लोग अध्ययन करें तो 1767 से लेकर और 1769 के बीच में होगा और मद्रास के संधि से ये समाप्त होगा। मद्रास की संधि से ये युद्ध समाप्त होगा और ये मद्रास की संधि अंग्रेजों के लिए अपमानजनक रही क्योंकि हैदर अली के शर्तों पर यह संधि की गई। यानी कि ये संधि जो है अंग्रेजों के लिए अपमानजनक सिद्ध हो रही, अंग्रेजों के लिए अपमानजनक सिद्ध हो रही, अपमानजनक सिद्ध हो रही है, ये चीज ध्यान रखना है। और इस युद्ध में आप देखोगे तो 1700 यानी कि 1766 के पास अंग्रेज जो है मराठों और निजाम को अपने पास बुला लिए थे। मराठे और निजाम और अंग्रेजों के मध्य एक समीकरण बन गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे आप देखोगे तो हैदर अली ने बड़े चतुराई के साथ, बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से, क्योंकि हैदर अली इनको अलग कर लेता था, हैदर अली बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से इनको ग्रुप से अलग कर लिया। यानी कि 68 में आप देखोगे कि ये ग्रुप हैदर अली के पक्ष में हो गया, यानी कि युद्ध के दौरान। लेकिन जब आक्रमण हुआ तो प्रारंभिक दौर में आप देखोगे कि हैदर अली थोड़ा सा पराजय होती है तो फिर ये निज़ाम निकल जाता, यानी कि एक ढुलमुल स्थिति रहती है, निज़ाम निकल जाता है और फिर इनकी लड़ाई होती है। लेकिन आप लैंड आर्मी में देखो हैदर अली हमेशा सफल रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ हैदर अली पराजित किया और आक्रमण किया बहुत ताबड़तोड़ जो है अर्काट पर पूरा। और इसके बाद आप देखोगे मैड्रास पर अधिकार कर लेता है, लेकिन एक दूसरे का एक तरह से संधि हो जाती है। और यहाँ जो संधि जो होती है एक दूसरे के कैदियों को छोड़ देना, एक दूसरे के क्षेत्रों को वापस कर देना। लेकिन आप देखोगे कि हैदर अली यहाँ पर अपनी शर्तों पर संधि करता है और अंग्रेजों से हर्जाना भी लेता है। जैसे अंग्रेज हर्जाना लेते थे किसी भी युद्ध में, यानी कि अपना भरपाई, युद्ध में इतना क्षति हुई उसके लिए भरपाई करते थे। तो आप देखो पहली विदेशी, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भारतीय ताकत ने अंग्रेजों से हर्जाना वसूल किया, यानी कि उसके अंग्रेजों की अजेयता कि इन्होंने उस भ्रम को दूर कर दिया। और पहली बार ऐसा हुआ कि शिकस्त लेना पड़ा कंपनी को। और इस समय आप देखो हैदर अली की स्थिति बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद इसमें संधि हुई कि नहीं, अगर एक दूसरे के ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हम जो है साथ देंगे, और जो है अगर कोई मराठे या निज़ाम आपके ऊपर आक्रमण करते हैं तो हम आपका साथ देंगे। अंग्रेजों ने ये संधि में कहा, क्योंकि अंग्रेज इस समय थोड़ा सा बुरी पोजीशन में फंसे हुए हैं। क्योंकि उधर आप देखोगे धीरे धीरे इनकी स्थिति, वहाँ भी मराठों से भी युद्ध शुरू होने की स्थिति है। और आप गुंटूर के प्रकरण को लेकर देखोगे आप तो उधर जो है वो निज़ाम से भी स्थिति इनकी क्लियर नहीं। तो यहाँ पर आकर आप देखोगे मद्रास की संधि जो है इनके लिए अपमानजनक सिद्ध होती है। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जोसेफ स्मिथ जो है वो कमांडर इन चीफ रहता है अंग्रेजों का, जोसेफ स्मिथ। ये ध्यान रखना, आप कभी कभी आता है क्वेश्चन ये। और इस समय जो बंगाल का गवर्नर रहता है वो वेरिलस्ट रहता है, वेरिलस्ट।
ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप इसको मिस कर जाते हो। अन्य गवर्नर तो आपको याद रहते हैं, गवर्नर जनरल, क्योंकि बाद में आप देखोगे सेकंड में वॉरेन हेस्टिंग आ जाएगा, वो याद होगा, फिर कॉर्नवालिस आ जाएगा, वो भी याद होगा, लॉर्ड वेलेस्ली आ जाएगा, वो भी याद होगा। लेकिन यहाँ का थोड़ा सा टफ है, तो कमांडर इन चीफ भी याद रखना पड़ेगा और गवर्नर भी याद रखना पड़ेगा बंगाल। तो ये ध्यान रखना है कि ये पहला जो युद्ध हुआ ये पक्ष में रहता है हैदर अली के। इसके बाद आप देखो कि फिर सिचुएशन बनती है, और सिचुएशन बनती है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की तैयारी हो जाती है। मैसूर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये युद्ध आप देखोगे तो 1780 से 1784 के बीच में होगा। और ये मद्रास के एक गवर्नर रहते हैं मेकार्टनी के, और इनके बीच में टीपू सुल्तान के बीच में ये मंगलोर की संधि हो जाएगी। मंगलोर की संधि, ये तटवर्ती इलाका है, बंगलोर नहीं है, मंगलोर है, ध्यान रखना। तो मेकार्टनी के प्रयासों से मंगलोर की संधि हो जाएगी, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि कर्नल वेली है, फर्स्ट में कर्नल वेली आता है, कर्नल वेली है, और इसके बाद आयरकूट आता है। दो कमांडर इन चीफ हैं। आयरकूट को आपको ध्यान रखना है, आयरकूट बड़ा निपुण कमांडर इन चीफ है, बंगाल से भेजा जाता है क्योंकि कर्नल वेली की पराजय हो जाती है। तो आयरकूट के नेतृत्व में आप देखोगे कि एक लड़ाई होती है, इसमें एक पोर्टो नोवा का युद्ध हो जाता है 1782 में, पोर्टो नोवा की लड़ाई, और पोर्टो नोवा का युद्ध हो जाता है, और इसी में हैदर अली घायल हो जाता है और हैदर अली की डेथ हो जाती है। अब देखो इस युद्ध का कारण क्या है, ये युद्ध हुआ क्यों? क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखना, 1771 में मराठे इन पर आक्रमण कर देते हैं। मराठे जो है हैदर अली यानी कि मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं, मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं, और अंग्रेज इसमें इनका साथ नहीं देते हैं। यानी कि मराठे मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं और अंग्रेज साथ नहीं देते हैं, इसका मतलब ये संधि का उल्लंघन होता है। और इसके बाद आप देखोगे कि 1779 में माहे पर अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं, अंग्रेज आक्रमण कर देते हैं, और माहे बंदरगाह से ही सप्लाई आती थी किसकी? हैदर अली टीपू सुल्तान की। यानी कि माहे बंदरगाह है, और माहे में किसकी फैक्ट्री है? माहे में कौन है? फ्रांसीसी। अब फ्रांसीसियों का नेस्त नाबुस्त भारत में करने चाह रहे हैं अंग्रेज, क्योंकि फ्रांसीसी मदद किए थे कहाँ? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में। तो अब आप देखो कि यहाँ जो है इस पोस्ट पर माहे है, माहे इधर है, और मद्रास से अटैक होता माहे पर, और माहे पर जब अटैक होता है तो माहे किसका संरक्षण में है? हैदर अली और टीपू सुल्तान, क्योंकि वहीं से इनकी रसद आपूर्ति और अस्त्र शस्त्र की सप्लाई हो रही है। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा माहे पर आक्रमण किया जाना इसका तात्कालिक कारण बनेगा। बहुत इजी वे में आप पढ़ा करो इतिहास, और जब तक बुद्धिजीविता आपकी विकसित नहीं होगी, जब तक पूरे घटनाओं को टच को लेके नहीं चलोगे आप, तब तक यूपीएससी को क्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि यूपीएससी में क्या है कि एकदम बिल्कुल जनरल कॉन्सेप्ट, मेन स्ट्रक्चर और कंक्लूजन करके लिखना। कोई भी घटना आएगी तो 3 पैराग्राफ में जाएगी, एक तो जनरल अप्रोच, जनरल इंट्रोडक्शन, और एक मेन स्ट्रक्चर और एक कंक्लूजन लेकर आपको पूरा समअप कर देना। क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है, कभी कभी आप देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कोटेशन आता कि मैंने अपने शत्रु को पंगु बना दिया और मित्रों को उभरने नहीं दिया। तो जब तक समझ विकसित नहीं करोगे आप, तब तक इसको लिख नहीं पाओगे। ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो अब आप देखो कि आयरकूट भेजा गया। जब कर्नल वेली की पराजय होने लगी तो वॉरेन हेस्टिंग ने आयरकूट को भेजा, और वही आयरकूट जो वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों का स्थिति खराब किया था। और इस आयरकूट ने पोर्टो नोवा नामक स्थान पर हैदर अली को घायल किया, और उसके बाद जो है हैदर अली मर गया। और इसके बाद इसको बंगाल बुला लिया जाता है, और इत्तेफाक से देखो कि आप इसकी भी डेथ हो जाती है, यानी कि 1783 में इसकी मृत्यु हो जाती है।
इसकी भी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद फिर आते हैं ब्रिगेडियर मैथ्यूज आते हैं, और ब्रिगेडियर मैथ्यूज को बंदी बना लेता है कौन? टीपू सुल्तान, क्योंकि युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान कमान संभाल लेता है और ब्रिगेडियर मैथ्यूज को बंदी बना लेता है। और इसके बाद फिर जो है ये मंगलोर की संधि हो जाती है। तो ये भी एक तरह से कह लीजिए कि अंग्रेजों के लिए बड़ा धन जन का लाभ इसमें हानि होती है, और एक तरह से कह लीजिए कि ये पक्ष में रहता है, मैसूर के ही मोर और लेस पक्ष में रहता है। लेकिन इसके बाद जो है चाह रहा कि टीपू सुल्तान थोड़ा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाह रहा, फिर लड़ाई करेगा। लेकिन आपको याद होगा कि इसी दौरान हम लोग पढ़े थे क्या? इसी दौरान हम लोग पढ़े थे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, क्योंकि मराठे भी आ गए हैं। अब जब दूसरा युद्ध हो रहा तो आप देखो मराठे भी आ गए हैं, यानी कि धीरे धीरे इन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट किया कि निज़ाम को हटा दिया हैदर अली के ग्रुप से, निज़ाम को गुंटूर देकर हैदर अली के ग्रुप से बाहर कर दिया, और इनको जो है संधि कर दिया, सालबाई की संधि कर लिया 1782 में, क्योंकि 1775 से लेकर 1782 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी चल रहा था, जिसको आपने पढ़ा कल परसों वाले चैप्टर में। तो आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था, और उसी दौरान शुरू हो गया क्या? आंग्ल मैसूर युद्ध दूसरा। तो ये मराठों को सोचे कि मराठों को पहले रोक दो, अभी पहले मैसूर से निपट लेते हैं, फिर मराठों से निपटेंगे। तो 1782 में जो सालबाई की संधि होती है, उससे 20 वर्षों तक मराठों में शांति स्थापित हो जाती है। और जब 20 वर्षों तक मराठों में शांति स्थापित हो जाती है, तो मराठे भी इससे अलग हो गए, यानी कि मराठे आ गए अंग्रेजों के साथ, यानी कि तटस्थ बैठ गए। तो आप सोचो मराठे और निज़ाम इस युद्ध में भी हैदर अली के साथ नहीं। अब आप सोचो कैसी जो है कैसी इंडिया की राजनीति है, और कैसा यहाँ का नेशनलिज्म है, नेशनल फैक्टर कैसे काम कर रहा। यानी कि क्षेत्रीयता की भावना इतना साम्राज्यवादी लिप्सा लोगों में हावी हो गई है कि ये जो है अपने इंटरनल को भी एक एकजुट होकर और जवाब नहीं दे पा रहे, जिसके कारण आप देखो इनकी पूरी तरह से पराजय होगी। क्योंकि जो हश्र मैसूर का हो रहा है, वही हश्र आगे चल के अंग्रेज करेंगे, किसको? मराठों का भी करेंगे, क्योंकि छोड़ने वाले हैं नहीं। और इसके बाद आप देखोगे अब यहाँ तक आते आते क्या है, चूंकि अमेरिका इनके हाथ से निकल गया है, इसलिए सारा पावर अब ये कहाँ लगा देंगे? यानी कि इंडिया में लगाएंगे कि ये उपनिवेश हाथ से न जाने पाए। अब आप देखो इनकी सारी पॉलिसी कैसी चल रही। और यहाँ आपका जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स क्या है कि बंगाल का गवर्नर जनरल है, जबकि ये क्या था? बंगाल का गवर्नर था। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता। तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था, और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी बना। यानी कि अन्य प्रेसिडेंसी भी उसके हाथ में आ गई, यानी कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी पर भी वो सुपरविजन कर सकता है, यानी कि उसके पावर में इजाफा हो गया। अब आप एक चीज देखो कि इसके बाद अब स्थिति का आप अवलोकन करो कि अब किस परिस्थितियों में होगा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि आप देखो कि कैसे बनेगी। अब इसकी पृष्ठभूमि बनाने के लिए 1789 में एक घटना घटित होती है, क्योंकि ये युद्ध होगा 1790 से लेकर और 1792 के बीच में, और यहाँ होगी एक बहुत बड़ी अपमानजनक संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी। इस संधि को आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो टीपू सुल्तान को अधमरा कर देती है। अब आप सोचो कि इसका जो पृष्ठभूमि बनता है वो कैसे बनता है। आपने सुना होगा कि कोचीन और त्रावणकोर, कोचीन को कुछ पैसों की जरूरत थी, तो कोचीन ने क्या किया कि त्रावण यानी कि 2 द्वीप अपने
त्रावणकोर के राजा को बेच दिया। और चूंकि ये अंग्रेज संरक्षित राज्य थे, यानी कि त्रावणकोर, और त्रावणकोर पर फिर अटैक कर देता है कौन? हैदर अली, क्योंकि वो अब जो है उसके प्रोटेक्शन में। अब त्रावणकोर पर हैदर अली अटैक कर देगा। अब अंग्रेज जो है, इसका मतलब कि युद्ध के लिए फिर तैयार हो जाएंगे। और इसमें आप देखते हो कि एक जो है कर्नल मीडोज करके था, मीडोज करके था, और ये इसकी लड़ाई होती है पहले, लेकिन ये पराजित हो जाता है। और फिर इसके बाद आता है कौन? यानी कि कॉर्नवालिस स्वयं चार्ज लेता है। कॉर्नवालिस, अब कॉर्नवालिस की कहानी आप सुनो। कॉर्नवालिस कमांडर इन चीफ बनता है, और कॉर्नवालिस सारे रसद आपूर्ति को काट देता है, और जो राजधानी श्रीरंगपट्टनम जा रही थी सारी सप्लाई लाइन को काट देता है। और हैदर अली यहाँ पर अकेले ही रहता है, क्योंकि आप देखो कि यहाँ की जो तिकड़ी है, मराठे और निज़ाम और अंग्रेज एक तरफ हैं, हैदर अली टीपू सुल्तान अकेला है। टीपू सुल्तान इस युद्ध में बिल्कुल अकेला हो जाता है, और तीनों जो है एक होकर अटैक करते हैं, और ऐसे में टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए बाध्य हो जाता है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि आप सोचो कि टीपू के लिए बहुत ही हानिकारक रहती है, और 3 करोड़ का कंपनसेट का जुर्माना लगता है टीपू सुल्तान के ऊपर। 3 करोड़ का हर्जाना देना पड़ता है, और 3 करोड़ की राशि जब तक अदायगी नहीं होगी पूरी तरह, तब तक इनके दो बेटों को बंधक बनाया गया। यानी कि इनके 3 थे बेटे, यानी कि फतेह हैदर को इन्होंने नहीं दिया, और एक तो बेटा था खालिद करके और मुइजुद्दीन करके। 2 बेटों को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंधक बना लिया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पर एक कोटेशन बोला है कि मैंने अपने शत्रु को पंगु बना दिया और अपने मित्रों को उभरने नहीं दिया। शत्रु का मतलब क्या है? मैसूर, और मित्र का मतलब क्या है? मराठा और निज़ाम। यानी कि आप यहाँ पर ये स्थिति देखो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, वही लॉर्ड कॉर्नवालिस आप याद करो जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाई में हारा था, हताश था, निराश था। और वो लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आया तो उसको यहाँ के लिए भेजने के लिए तैयार किया गया। और उस समय आप सोचो कि होड़ मची हुई थी, एक क्लर्क की इतनी तनख्वाह थी कि लोग सेवा करने के लिए होड़ मची हुई थी। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उस पद को रिजेक्ट कर दिया, बोले हमें नहीं जाना। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए एक एक्ट बनाया गया, 1786 का एक एक्ट स्पेशली, फिर उसको वीटो दिया गया, और फिर कमांडर इन चीफ का पावर दिया गया, फिर सारी शक्तियां उसको देकर तब भेजा गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को। यानी कि वीटो का भी पावर, यानी कि भारत में आ जाए कि वीटो का पावर। जैसे आप राष्ट्रपति के लिए पढ़ते हो कि वीटो 111 में राष्ट्रपति वीटो का इस्तेमाल करता है, आर्टिकल 111 111 में। उसी तरह आप देखोगे भारत में वीटो कहाँ से शुरू होता है, तो पहली बार वीटो का इस्तेमाल लॉर्ड कॉर्नवालिस करता है। यानी कि एक प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि ये जो वीटो का इस्तेमाल हो रहा, उसके संदर्भ में आपको याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा गया, और कॉर्नवालिस आकर यहाँ कमांडिंग कर रहा। और यही कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जनक बन रहा है, यही कॉर्नवालिस भारत में परमानेंट सेटलमेंट का जनक बन रहा, और यही कॉर्नवालिस कोड ला रहा है, और यही कॉर्नवालिस आप देखो कि मैसूर को अधमरा बना दे रहा। यानी कि एक तरह से आप इसका अध्ययन करो लॉर्ड कॉर्नवालिस का, तो ही वॉज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ही वॉज फादर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया। कॉर्नवालिस की स्थिति का जब आप अवलोकन करोगे, यानी कि एक प्रकार से आप देखो कि कॉर्नवालिस ने अधमरा बना दिया, और इससे मानसिक क्षति भी हुई, प्रादेशिक क्षति भी हुई, और एक तरह से कह लीजिए कि एक तरह से मौद्रिक क्षति भी हुई। यानी कि टीपू सुल्तान के दो बेटों को कैद कर लिया और नजर अपने पास रखा और कॉर्नवालिस, और 3 करोड़ का मुआवजा देना पड़ा, और आधा मैसूर भी चला गया। अब आप सोचो कि आधा मैसूर, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगर हम मैसूर जीतेंगे तो इनको बांटेंगे जो है मराठों और इनको,
और इसके बाद क्या करते हैं कि ये जब इनकी फतेह हो जाती है, आधा मैसूर इनको मिल जाता है, तो ये जो मालाबार का क्षेत्र है, मालाबार का क्षेत्र अपने तरफ, यानी कि जो कोस्टल एरिया है वो अपने ले लेते हैं। और जो उधर आपका जो तुंगभद्रा नदी के ऊपर का जो इलाका है, यानी कि उधर जो है अपना उसको मराठों को दे देते हैं, और उधर जो पेन्नार और कृष्णा नदी के मध्य का इलाका है वो निज़ाम को दे देते हैं। लेकिन जो क्रीम इलाका है, यानी कि कोस्टल एरिया, यानी कि इनकी पूरी रणनीति क्या थी कि मैसूर को लैंड लॉक्ड बना दिया जाए, यानी कि कोस्टल एरिया से उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। इस प्रकार से आप देखोगे कि इनका टेरिटोरियल लॉस हुआ, इनका मोनेटरी लॉस हुआ, इनका मेंटल लॉस हुआ, यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉस। तो श्रीरंगपट्टनम के संधि को हमें कभी नहीं भूलना, इस परिवेश को कभी नहीं भूलना हमें। इसके बाद आप देखो कि अब तो केवल मौके का इंतजार था, क्योंकि मराठे अब आ नहीं सकते, मराठों सालबाई की संधि हो गई। और इसके बाद फिर आप देखो कि सरजान सोर आता है। सरजान सोर जो है वो हस्तक्षेप की नीति के लिए, अहस्तक्षेप की नीति के लिए जाना जाता है। उसके बाद भेजा जाता है लॉर्ड वेलेज़ली, और लॉर्ड वेलेज़ली को आप जानते ही हो। लॉर्ड वेलेज़ली जब आता है तो वो सहायक संधि की शर्तों को लेकर आता, और चौथा युद्ध जो है आप देखो बहुत शॉर्ट टर्म में होगा। और तो इस समय जो है कॉर्नवालिस है कमांडर इन चीफ, और यही बंगाल का गवर्नर जनरल भी है। और चौथा युद्ध आप देखो होता है, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। इसमें आप देखो कि 17 and 8 98 से शुरू होगा और 99 में ख़त्म हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और याद आ रही होगी कि जैसे मैसूर समाप्त हो रहा वैसे ही रणजीत सिंह का उत्कर्ष हो रहा, यानी कि 1799 में ही रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा कर लिया था और लाहौर को अपना पॉलिटिकल राजधानी बनाया था। तो इसका मतलब कि अंग्रेज भारत में परिस्थितियों के सेंस में भी अनुकूल रहे, यानी कि परिस्थितियां इनके अनुकूल रही हैं, हमेशा इनका मार्ग प्रशस्त करती रही हैं, और हम लोगों के हमेशा प्रतिकूल होती रही हैं। और एक राष्ट्रीय चेतना न रहने के कारण आपस में एकजुटता नहीं रही और योजनाओं में एक रूपता नहीं रही, जिसके कारण पराजित हो जाते थे। अब आप देखो कि यहाँ जो है सहायक संधि की शर्तों को ये रखता है और जानता है कि स्थिति और इसके बीच में आप देखोगे तो ढेर सारा जो है आशीष एक से ऐसी क्यों चला दी, बंद कर दो। तो ये चीज ध्यान रखना कि अब इसके बीच में आप देखोगे ये लड़ाई क्यों होती है। अब इस लड़ाई को आप अगर ध्यान दो कि ये लड़ाई क्यों होती है, तो यहाँ जब टीपू सुल्तान अधमरा हो जाता है तो फिर वो देश विदेश के साथ ढेर सारा संबंध स्थापित करना चाहता है, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट मॉरिशस के साथ, अफगानिस्तान के साथ, पेगू के साथ, वर्मा के साथ, यानी कि ढेर सारे देशों के साथ आप देखो संधि करता है, यानी कि दूतावास यानी कि दूत भेजता है। ऐसे ही समय में फ्रांस के साथ, मॉरिशस के साथ, यानी कि दूत भेजने का प्रयास करता है टीपू सुल्तान, और अपने को नागरिक टीपू पुकारता है। टीपू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि टीपू के बारे में महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो आप देखोगे कि ऐसे समय में देश विदेश यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट से कांटेक्ट करने की बात करता है, और भारत में विदेश नीति का सूत्रपात माना जाता है कि भारत में विदेश नीति का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा। अब उसका कारण क्या था, यहीं पर आप देखोगे कि 1799 में पहला सेंसरशिप एक्ट आता है। बंद कर दो बेटा उसको। 1979 में पहला सेंसरशिप एक्ट आता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि पहला सेंसरशिप आता लॉर्ड वेलेज़ली के समय में। लॉर्ड वेलेज़ली के समय में पहला सेंसरशिप एक्ट आता है 1799 में, और इसके बाद आप देखते हो कि समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया जाता है।
तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ देखोगे कि लॉर्ड वेलेज़ली का जो समय आता, उस पे जो है कोई भी पत्र प्रकाशित होने से पहले उसका स्पेसिमेन अंग्रेज देखेंगे, यानी कि अंग्रेज उसके स्पेसिमेन का स्टडी करेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टीपू सुल्तान जो है और ब्रिटिश सत्ता को भारत में विस्थापित करने का प्रयास किया, अपने को सिटीजन टीपू पुकारा, और एक तरह से जो फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी है, ब्रदरहुड है, फ्रांसीसी नारों से बहुत प्रभावित हुआ। और यूरोपीय कंपनियों के तर्ज पर टीपू एक कंपनी स्थापित करना चाहता था जो मैसूर की कंपनी हो, यानी कि मैसूर की कंपनी हो और इंटरनेशनल व्यापार करे, यानी कि व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में आप देखोगे इंटरनेशनल उसका नाम हो, और वो भी अपने प्रोडक्ट को ले जाए और विदेशी, यानी कि ऐसी सोच रखने वाला टीपू जो है उस समय का ये पहला एक तरह से कह लीजिए शासक जो ग्लोबल सोच रखने वाला था। अब ऐसे समय में अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक हो गया था कि मैसूर को बिल्कुल समाप्त करना, और ऐसे ही समय में प्रपोजल आया, क्या? सहायक संधि का प्रपोजल। और सहायक संधि के बारे में आप जानते ही हो कि सहायक संधि की शर्तें आई। अब सहायक संधि में आप देखोगे तो सहायक संधि में जैसे हैदराबाद का निज़ाम, हैदराबाद आप देखोगे पहली बार सरेंडर करता है, और हैदराबाद के बाद मैसूर का नंबर आता है, फिर तंजौर का नंबर आता है, तंजौर, फिर अवध का नंबर आता है, अवध आ जाता, फिर पेशवा का नंबर आता, फिर भोसले आ जाते हैं, भोसले के साथ हो जाती है, फिर सिंधिया के साथ हो जाती है। अब सोचो सहायक संधि कितनी खतरनाक थी, यानी कि अब वहाँ से आदेश आया कि आपको युद्ध पर ज़्यादा खर्च नहीं करना, अब आपको युद्ध पर बचाना है। तो आप देखो 1799 में सहायक संधि हो जाती है, और 1801 में अवध के साथ हो जाती है, सादात खां थे, सादात अली खां, पेशवा के साथ हो जाती है, बाजीराव द्वितीय भी संधि कर लेता है, और 1803 में भोसले के साथ हो जाती है, 1804 में सिंधिया के साथ हो जाती है। यानी कि आप सोचो कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला हैदराबाद पहला रियासत था, पहला राज्य था। अब यहाँ अंग्रेजों का मेन फोकस क्या लग रहा है, यानी कि एक तरह से युद्ध पर नहीं खर्च करना है, अब युद्ध नहीं करना है, अब सहायक संधि के माध्यम से जिसको प्रपोजल देंगे, अगर वो इनकार करेगा तो युद्ध हो जाएगी, और स्वीकार कर लेगा तो उसकी सेना भंग कर देंगे। यानी कि उसकी सेना भंग करके अपना रेजिडेंट वहाँ रखना, अपनी सेना वहाँ रखना, और खर्च उसके खर्च पे निकालना। यानी कि अगर वो नगद नहीं दे पा रहा तो उससे भूभाग लेना उसके खर्च के लिए। यानी कि इस प्रकार की एक अवधारणा को डेवलप करके ले आया कौन? यानी कि लॉर्ड वेलेज़ली। तो लॉर्ड वेलेज़ली ने क्या किया? सहायक संधियों के माध्यम से सबको जो है सरेंडर करा दिया, और उनकी जो है एक तरह से इंटरनल पावर को भी अपने हाथ में ले लिया। जबकि अंग्रेज उसमें लिखते थे कि इंटरनल हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, डिफेंस ले लिए और टेलीकम्युनिकेशन ले लिए, फॉरेन अफेयर्स ले लिए, तो बचा ही क्या? सेना उसकी भंग कर दिए, और उसकी सेना यानी कि उसके दरबार में जो है अंग्रेजी रेजिडेंट की नियुक्त कर दिए। यानी कि पूरी तरह सोचिए कि इन्होंने जो है बिना पैसा लगे ही उसको कर दिया। जैसे हमने एक बार रिमाइंड किया था आपको कि जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था, घोड़ा जाता था जहाँ जहाँ पता चला, जो ऑब्जेक्शन किया घोड़े को रोक लिया, उससे युद्ध हो जाता था। तो ये तो ऐसे ही बात है, यानी कि ऑब्जेक्शन जिसने किया उससे युद्ध हो गया, ऑब्जेक्शन नहीं रहा तो वो इलाका इनका रहा। कुछ इस तरह की योजना, कुछ इस तरह का माइंड मेकअप ये कर रहे हैं। तो आप देखो कि यहाँ आप देखोगे तो ये जो प्रपोजल रखा गया तो इन्होंने इनकार किया। अब जब इनकार किया तो युद्ध होना ही होना था। अब इसमें आप देखोगे तो एक आर्थर वेलेज़ली था और एक मेजर स्टुअर्ट था। तो मेजर स्टुअर्ट पश्चिम की ओर से और पूरब की ओर से आर्थर वेलेज़ली ने अटैक किया, और श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर किले का द्वार खुल जाता है, और मई 1799 को आप देखोगे टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा जाता है। यानी कि मई 1799 को ये लीला खत्म हो जाती है। मई 1799 को टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा जाता है, और इस युद्ध में आप देखोगे
तो एक आर्थर वेलेज़ली रहता है, आर्थर वेलेज़ली, और एक जो है स्टुअर्ट रहता है, स्टुअर्ट। यानी कि पूरब की ओर से आर्थर वेलेज़ली ने अटैक किया और पश्चिम की ओर से स्टुअर्ट। शदासीर का युद्ध हुआ स्टुअर्ट के साथ, और एक तरह से मालवेली का युद्ध हुआ आर्थर वेलेज़ली के साथ, और अंत में टीपू सुल्तान जो है मई 1799 ईस्वी में हैदर यानी टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ और मारा गया। और ये आर्थर वेलेज़ली वही है जो नेपोलियन बोनापार्ट से युद्ध में लड़ चुका था, ये लॉर्ड वेलेज़ली का भाई आर्थर वेलेज़ली। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि उस समय कमांडर इन चीफ कौन था जो टीपू सुल्तान से लड़ाई लड़ रहा था, तो आर्थर वेलेज़ली बनाम टीपू सुल्तान लड़ाई। यानी कि ये चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ आप जान ही रहे हो कि कौन है बंगाल का गवर्नर जनरल, वेलेज़ली, लॉर्ड वेलेज़ली। तो आप देखो लॉर्ड वेलेज़ली, आर्थर वेलेज़ली, और यहाँ आप देखो कि मैथ्यूज, आयरकूट, कर्नल वेली, वॉरेन हेस्टिंग्स, और यहाँ वेरलस्ट, जोसेफ स्मिथ। इस तरह से आप देखोगे कि पूरी जो युद्ध की पोजीशन चलती चली आ रही। यानी कि दूसरे युद्ध के दौरान में ही टीपू सुल्तान यानी कि हैदर अली पोर्टोनोवा नामक युद्ध में घायल हुआ और उसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद कमांड टीपू सुल्तान ने संभाल लिया। अब अगर टीपू के बारे में हम लोग ओवरऑल अध्ययन करें तो आप देखोगे कि 18वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण शासकों में, यानी कि 18वीं सदी का जो भारत था उसमें अगर ओवरऑल अध्ययन किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण सोच का अगर कोई है सुल्तान, या कोई अगर इस तरह का शासक है तो वो टीपू सुल्तान, जिसकी सोच कुछ उस तरह की थी, यानी कि ग्लोबल सोच थी। और ही वॉज ए इनोवेटर ऑफ न्यू आइडियाज, यानी कि टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि वो नए नए विचारों का आविष्कारक था, नए नए विचार ले आता था, इनोवेशन करता था। ही वॉज जस्ट लाइक अ इनोवेटर। जैसे नई कैलेंडर प्रणाली, नया कैलेंडर वर्ष जारी किया, नया कैलेंडर सिस्टम जारी किया, नई सिक्का प्रणाली जारी किया, जो है क्वाइनेज सिस्टम जारी किया, मेजरिंग सिस्टम, नई माप तौल की प्रणाली को जारी किया, और एक लंगर सिस्टम यानी कि जो है घाट जिसको कहते हैं हम लोग, यानी कि वो व्यवस्था जिसको हम लोग कहते हैं कि वो जो जलपोत वगैरह होता था वो सिस्टम, नेवी का सिस्टम, यानी कि नेवी के सिस्टम को विकसित करने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात है कि यूरोपीय तर्ज पर कंपनी स्थापित करने का, यानी कॉमर्शियल कंपनी, जैसे फ्रेंच हैं, डच हैं, स्वीडिश हैं, डेनिश हैं, इस तरह से कंपनी एक बनाने का प्रयास जो है माइंड मेकअप कर रहा है कौन, टीपू सुल्तान। लेकिन वही स्थिति है कि टीपू सुल्तान को साथ नहीं मिला क्षेत्रीय शक्तियों का, या ये क्षेत्रीय शक्तियां अगर एकजुट हो जाती और इनकी योजनाओं में एक रूपता होती तो शायद विदेशी शक्ति का मंशा पूरा भारत में नहीं हो पाता। लेकिन एकजुटता कभी नहीं आई, और वो अपना जो है फूट डालो राज करो की नीति का अवलंबन शुरू से कर रहे थे अंग्रेज, और उनकी जो लिप्सा थी वो हमेशा जो है उपनिवेशवाद को देखकर चलती थी। यानी कि वहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसके लिए कच्चा माल चाहिए और बना बनाया माल ले आके खपत करना। तो आप देखो कि नए नए और सेकुलर टाइप था, धर्म सहिष्णु टाइप का था टीपू सुल्तान। यानी कि 1791 में आप देखो श्रृंगेरी में एक माँ शारदे का मंदिर था जिसको मराठों ने अटैक किया तो वो डैमेज हो गया था, उसका पुनर्निर्माण करवाया था टीपू सुल्तान के द्वारा। तो एक प्रकार से हमें ये चीज़ ध्यान रखना है। और जन्मना इसका एक टाइटल था जो है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये सुल्तान का टाइटल धारण किया, और 87 में बादशाह का टाइटल भी धारण करता है टीपू सुल्तान। तो नए नए जो न्यू आइडियाज़ होते थे, जैसे अपने को नागरिक टीपू पुकारना, सिटीजन टीपू पुकारता था, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड। जो फ्रेटर्निटी है, जो इक्वलिटी है, जो ब्रदरहुड है, स्वतंत्रता है, समानता है, भाईचारा है, इन क्रांतियों का बड़ा भी इफेक्ट पड़ा। और कहा जाता है कि जो इन क्रांतियों से प्रभावित होते थे तो एक ग्रुप बना था, यानी कि एक दल बना था, जैकोबिन क्लब।
वहाँ दो क्लब हुआ करते थे, एक जेरोंदिस्ट होता था और एक जैकोबिन क्लब होता था। तो जैकोबिन क्लब का मेंबर भी बना टीपू सुल्तान, यानी कि अपने को नागरिक टीपू सुल्तान जो पुकारा, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया श्रीरंगपट्टनम में। जैकोबिन क्लब का सदस्य अपने को बना, अपने को जो है जैकोबिन क्लब का सदस्य बनाया और देश विदेशों के साथ दूतों का आदान प्रदान किया, जिसमें यहाँ तक कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट से भी संपर्क करने का प्रयास किया। यानी कि वहाँ रसियों यानी कि रशियन अटैक का प्रभाव, फ्रेंच अटैक का प्रभाव, जिसके कारण आप देखोगे कि आंग्ल अफगान युद्ध चल रहा। आंग्ल अफगान युद्ध करके अपनी बॉर्डर रेखा को, अपनी सीमा रेखा को वहाँ तक बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि रशियन अटैक हो जाए, फ्रेंच अटैक हो जाए। इसके कारण आप देखो सेंसरशिप एक्ट आ रहा, क्योंकि 1780 में आप देखोगे तो एक तरह से पहला जो है बंगाल गजट नाम से पहला जेम्स अगस्टस हिक्की का पहला समाचार पत्र आ जाता है, द बंगाल गजट करके। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि कैसी कैसी योजनाएं बन रही, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट, स्पीड्स एक्ट, और एक इसके लिए स्पेशली एक्ट आया 1786 का। इसके बाद 1793 के बाद चार्टर एक्ट की परंपरा शुरू हो गई। ऐसे परिवेश में आप देखो 4 अंतराल में, यानी कि आप कहोगे कि कैसे कैसे ये स्टोरी विकसित हो रही है, और 1761 में आए और 1799 में चले गए, यानी कि 4 अंतराल में इनका पूरा पावर समाप्त हो जाता है। जैसे हम लोगों ने बंगाल को देखा कि 1700 में आए और 1775 में चले गए, यानी कि वारेन हेस्टिंग ने बंगाल की नवाबी को ही खत्म कर दिया। और बंगाल में आपने देखा ही कि मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, नज़मुद्दौला, मुबारकुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारकुद्दौला, लास्ट हो गया, अब हम नवाबी ख़त्म। यानी कि 1700 में आए और 1775 में ख़त्म हो गए। इसी प्रकार से आप अवध के बारे में देखो, अवध के बारे में अगर स्टडी करोगे आप तो 1722 में शहादत खां के द्वारा, शहादत खां बुरहानुल मुल्क जो आगा अवध के सूबेदार भी हुआ करते थे, वो अपने को स्वतंत्र कर लिए और शहादत खां बुरहानुल मुल्क के द्वारा स्वतंत्र अवध की स्थापना हो गई। इसके बाद अवध में आप देखो, अवध को जो है धाय गाय का रूप दिया जाता है, बफर स्टेट का नाम लिया जाता है कि अंग्रेज इनका इस्तेमाल बफर स्टेट के रूप में करते थे। बफर स्टेट का मतलब बीच में कोई हो, जैसे भूटान है, नेपाल है, बफर स्टेट के रूप में यूज होता है। तो धाय गाय के रूप में इसको यूज करते थे। तो अवध में आप देखोगे तो अवध का स्वतंत्रता का संस्थापक कौन है? शहादत खां बुरहानुल मुल्क। और जब नादिर शाह के अटैक होते हैं और वादा नहीं पूरा कर पाता है तो 20 करोड़ देने का वादा करता है, उसके बाद आत्महत्या कर जाता है। फिर सफदर अली आते हैं, फिर आप देखो सुजाउद्दौला आते हैं जो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के साथ लड़ते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, सुजाउद्दौला जो इलाहाबाद की संधि करते हैं। फिर उसके बाद आसिफुद्दौला आते हैं जिनके समय में 1784 ईस्वी में इमामबाड़े की स्थापना होती है। यानी कि आसिफुद्दौला के ही समय में 1784 ईस्वी में लखनऊ में इमामबाड़ा, छोटा बड़ा इमामबाड़ा स्थापित किया जाता है आसिफुद्दौला के समय में। इसके बाद लास्ट में आप देखोगे कि अवध जिस समय ये संधि कर रहे हैं, सहायक संधि 1801 में, उस समय सादात अली खां थे अवध के नवाब। और इसके बाद लास्ट में आप जानते ही हो वाजिद अली खां, वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह की बेगम साहिबा थी, यानी कि 1847 में वाजिद अली शाह जो बनते हैं अवध के नवाब। और लॉर्ड डलहौजी का ज़माना आता है और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि बैड गवर्नेंस का आरोप लगाकर और 1856 में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बना लिया। यानी कि वहाँ सुशासन चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाया, क्योंकि बिरजीस कादिर उनके बेटे थे। वहाँ दत्तक पुत्र वाला फंडा चलता नहीं, गोद निषेध यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वहाँ अप्लाई नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया कि बैड गवर्नेंस का आरोप लगाया। आउटरम के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया
कि 1856 में अवध का विलय कर लिया। लखनऊ से 1857 की क्रांति में कूद गई, जो है विद्रोह कर गई। तो इस तरह से हमें दिमाग में रखना कि एक एक स्टेट के बारे में, जैसे हैदराबाद का निज़ाम, हैदराबाद आपने देखा कि 1724 में रंगीला के ही समय में सब अलग होंगे। 1724 में निज़ामुल मुल्क कमरुद्दीन निज़ामुल मुल्क आसफ जां चिनकिलिच खां के द्वारा हैदराबाद की स्थापना हो जाती है, यानी कि 1724 में हैदराबाद स्वतंत्र हो जाता है। और इसके बाद आप देखो कि हैदराबाद ही पहली रियासत है जो लॉर्ड वेलेज़ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर रही। और उस समय हैदराबाद के निज़ाम कौन थे? निज़ाम अली। और इसके बाद लास्ट में हम लोग अध्ययन करते हैं उस्मान अली खां का, यानी कि जो आज़ादी के बाद आप सोचो हैदराबाद, जो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जो है जूनागढ़, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासतों का एकीकरण किया गया, जिनको हम लोग आधुनिक बिस्मार्क कहते हैं, आयरन मैन कहते हैं। और जब रियासतों का एकीकरण किया गया तो 3 रियासतों का प्रश्न चिन्ह विवादित रहा, जिसमें जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ और विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और सैन्य कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया। और ऑपरेशन पोलो चलाकर सितंबर 1948 में हैदराबाद को जो है भारतीय जो है सेना ने हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया और उस्मान अली खां पाकिस्तान भाग गए। यानी कि हैदराबाद आप देखो कि 1724 में स्वतंत्र हो रहा है और 1798 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर रहा है, और लास्ट में आप देखो आज़ादी के बाद सितंबर 1948 में हैदराबाद जो है भारत का अंग बन रहा। अब आप सोचो कि हैदराबाद अगर पाकिस्तान के हिस्से में होता या हैदराबाद स्वतंत्र होता तो आप भारत का नक्शा कैसा होता? जूनागढ़ नहीं होता तो कैसा होता? कश्मीर नहीं होता तो कैसा होता? यानी कि ये जो भौगोलिक इकाइयों को बनाने का श्रेय कहा जाता है, जैसे वहाँ बिस्मार्क को दिया गया जर्मनी में, उसी तरह भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। तो आप धीरे धीरे सारी इकाइयों को, छोटे छोटे जो राज्य हैं उसको आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन जो बड़े बड़े राज्य हैं जिनके बारे में हम लोगों ने डिटेल अध्ययन किया, और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि समसामयिक जानकारी होना। जैसे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई आप नहीं जानोगे तो आप समझ ही नहीं पाओ कि एक मातृभूमि वालों ने एक मातृभूमि वालों को धूल चटा दिया, यानी कि मदरलैंड बनाम मदरलैंड की ही लड़ाई थी। अंग्रेज ही अत्याचार कर रहे थे और किस पे? अंग्रेजों पर अत्याचार कर रहे थे। उस तरह की लड़ाई थी आप देखो, जिसको हम लोग अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमें सारी फैक्ट को याद रखना है, और जितने भी हैं, हमने कहा था ना कि रंगीला के समय में सब देखो आप स्वतंत्र हो जाते हैं मैक्सिमम। भरतपुर का आप अध्ययन करोगे, चूड़ामन और जो है बदन सिंह, यानी कि जो घना बर्ड सेंचुरी का इलाका है भरतपुर वाला, भरतपुर के बारे में आपने स्टडी अगर करोगे आप तो देखोगे कि जो गोकुल था, गोकुला जाट जो थे, गोकुल राजा राम गोकुल, जो एक तरह से सिकंदरा में अकबर के कब्र को खोद डाले थे, जो राम चेहरा करके वो गोकुल के बाद जो आए थे जाट सरदार। इसके बाद आप देखोगे कि चूड़ामन आएंगे, फिर बदन सिंह आएंगे। चूड़ामन आत्महत्या कर लेते हैं, फिर 1721-22 में बदन सिंह के द्वारा भरतपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है, जो खेती बाड़ी करते थे एक तरह से आगरा, मथुरा और दिल्ली का कुछ इलाका लेकर, और भरतपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो जाती है। और इसके संस्थापक के रूप में कौन फेमस रहते हैं? बदन सिंह, चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा। इसके बाद आप देखोगे कि वहाँ एक जो है सूरजमल आते हैं, एक राजा रहते हैं, बड़े फेमस राजा रहते हैं, और वो पानीपत के तीसरे युद्ध के समय में भरतपुर के राजा कौन थे? सूरजमल, जो पेशवा को बड़ा परामर्श दिए और युद्ध में शामिल भी होने वाले थे, लेकिन चूंकि बालाजी बाजीराव ने इनकी बात को नहीं माना, इसलिए जो है सूरजमल इस युद्ध से अलग हो गए।
यानी कि सूरजमल को जाटों का अफलातून भी पुकारा जाता है। अफलातून का मतलब प्लेटो, यानी कि सूझबूझ में बड़े फेमस थे ये, और बहुत बड़े थिंकर थे और बड़े पॉलिटिकल इंसाइट के व्यक्ति थे। कौन? सूरजमल, जो जाटों के अफलातून थे। और उसकी बाद में आप देखोगे कि वो रणधीर सिंह आए, यानी कि रणधीर सिंह लास्ट राजा माने जाते हैं, और 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो जब 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली का समय, और जब दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं तो भरतपुर, आगरा, मथुरा, दिल्ली आदि क्षेत्रों पर अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं, और शाह आलम द्वितीय जो है पेंशनर बनकर रह जाता है। क्योंकि जब तक ये पूरी स्थिति नहीं समझ में आएगी तब तक आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो वीडियो पॉज करके आप बढ़िया से उसको सुनो और उसका डिटेल नोट कर लो। इसी तरह से आप देखोगे जैसे रुहेलखंड है, रुहेलखंड आप देखोगे, रुहेलखंड में एक रोहिल सरदार हैं, एक रुहेल सरदार हैं। तो एक रोहिल सरदार हैं जो यहाँ के नेटिव हैं। जैसे यूनिवर्सिटी का नाम आप देखते हो तो रुहेलखंड, यानी कि रोहिलखंड, अंग्रेजी में रोहिलखंड है और हिंदी में रुहेलखंड है। तो रुहेला सरदार जो अफगान मूल वाले थे, जो अहमद शाह अब्दाली का साथ देते थे, और रुहेला सरदार यानी कि अली मोहम्मद खान रुहेला सरदार और मीर दाऊद। अली मोहम्मद खान रुहेला सरदार के द्वारा 1721 के आसपास आप देखोगे रुहेलखंड की स्थापना कर दी जाती है। और फिर मिरानपुर कटरा की लड़ाई होती है 1774 में, और मिरानपुर कटरा की जो लड़ाई होती है 1774 में वारेन हेस्टिंग के समय में, उसमें आप देखते हो कि 20,000 रुहेला सरदार निर्वासित कर दिए जाते हैं। यानी कि छोटे छोटे जो राज्य हैं, जैसे आपका जो है रुहेलखंड है, अवध है, और ये जो राज्य हैं छोटे छोटे, भरतपुर है, इसकी कहानी आप ऐसे सेटअप कर लो कि कभी दिमाग से नहीं जाएगा। और बड़े बड़े राज्य को थोड़ा पढ़ लेना, जैसे एंग्लो बंगाल है, जैसे एंग्लो मराठा है, एंग्लो सिख है, और फिर इसके बाद एंग्लो मैसूर है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सवाल ये नहीं कि आप कितना पढ़ते हो, सवाल ये है कि आप किस तजुर्बे के साथ, किस टेक्निक के साथ पढ़ते हो, और किस तजुर्बे के साथ उसको टैकल करोगे और एग्ज़ाम में लिखोगे। तो यहीं पर हम लोग इसको जो है वाणी को विराम देना चाह रहे हैं। और फिर डे आफ्टर टुमारो हम लोग जब मंडे को मिलेंगे तो मंडे को हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग थोड़ा तैयारी कर लेना, और उसके बारे में बड़ा डाइवर्सिफाइड हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। और वहीं से धीरे धीरे हम लोग धर्म और समाज सुधार आंदोलन की तरफ प्रवेश कर जाएंगे, और शिक्षा और संविधान का विकास पढ़ते हुए, और फिर हम लोग एंट्री कर जाएंगे फ्रीडम स्ट्रगल में। आशीष तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आज काफ़ी हद तक हम लोगों ने अध्ययन किया, इन लोगों के मतलब मैसूर के बारे में डिटेल अध्ययन किया हम लोगों ने। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि आज पूरा जो है लेक्चर, इसको बढ़िया से आप सुनना और बढ़िया से इसको नोट करना। तो इस प्रकार से हम लोग यहीं इसको जो है वाणी को विराम देंगे, और इसके बाद हम लोग मंडे को एक नया टॉपिक के साथ शुरू करते हैं, 1857 का रिवोल्ट। तो आप सभी लोग सुखद रहें, घर पर रहें, और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।